यूपीडीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और यूपीडीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान विषय के इस मॉडल पेपर को आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो सभी भाई बहन क्लास में एंड तक बने रहें और जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें। मॉडल पेपर की क्लास आपको लगातार दी जा रही है। थर्ड सेमेस्टर का आपका तीसरा सब्जेक्ट है मॉडल पेपर, विज्ञान का मॉडल पेपर है ये आपके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स और भाई बहनों के साथ, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लासेस अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो इसी चैनल पर हम लगातार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लासेस भी लगातार आपको दे रहे हैं। तो उन क्लासेस को जाकर भी देख लीजिए। इसकी प्लेलिस्ट भी हमने आपको बनाकर दे दी है, क्योंकि इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी बहुत बड़ी संख्या में जो क्वेश्चन है वो लगातार रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपको 1 घंटे का समय मिलता है। 25 नंबर का आपका ये पेपर होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और इसमें सबसे पहला प्रश्न, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फार्मूला क्या है। तो एसिटिलीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका C2H2। ठीक है, ये क्या होता है C2H2। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है C2H2। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। कुक्कुट पालन संबंधित होता है कोयल से, कबूतर से, कंगारू से या फिर मुर्गी से। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो मुर्गी पालन हम करते हैं उसी को कुक्कुट पालन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, कुक्कुट पालन मुर्गी से संबंधित होता है, मुर्गियों का जो पालन किया जाता है, ठीक है, उसे हम कुक्कुट पालन कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है एड्स। ठीक है, एड्स के होता है किसके द्वारा होता है, एड्स का जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, यहाँ पर आपको बताना है क्या जीवाणु से, क्या विषाणु से, क्या कवक से या जीवाणु भोजी से। तो एड्स के जो रोग होता है, जो डिसीज़ होती है वो वायरस से होती है। ठीक है, किससे, विषाणु से होती है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी होती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये फुल फॉर्म होती है एड्स की। ठीक है, और ये विषाणु से होता है। ठीक है, एड्स किसके द्वारा फैलता है कि वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, और उस वायरस का नाम भी आपको ध्यान रखना है HIV वायरस। किड्स का वायरस का नाम क्या है HIV वायरस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एड्स किस वायरस के द्वारा फैलता है तो इस वायरस का नाम बताएंगे HIV वायरस। ठीक है, पढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। दाब अधिक होता है। ठीक है, दाब किस जगह पर अधिक होता है, क्या बैठने पर अधिक होता है, क्या दोनों पैर से खड़ा होने पर अधिक होता है, या एक पैर से खड़ा होने पर अधिक होता है, या फिर लेटने पर अधिक होता है। तो प्रेशर कब अधिकतम होगा, जब आप एक पैर पर खड़ा होंगे। ठीक है, एक पैर पर अगर आप खड़ा होंगे तो उस जगह पर प्रेशर मैक्सिमम होगा। ठीक है, एक ही जगह पर सारा प्रेशर, आज आपकी बॉडी का पूरा जो प्रेशर है वो एक ही जगह पर, एक ही तल पर आ जाएगा। इसलिए एक पैर पर खड़ा होने पर प्रेशर यानी कि जो दाब है वो अधिक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 5 है टेलीफोन, जो हम ट्रिंग करके आसानी से अपनी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो टेलीफोन का जो आविष्कार है वो किसने किया था, तो ये किया था ग्राहम बेल ने। किसने किया था, टेलीफोन का जो आविष्कार किया था, जो खोज की थी वो ग्राहम बेल ने की थी। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। और ये जो पूरी PDF फाइल यानी कि ये जो मॉडल पेपर है इसकी PDF फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है। ये PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर दे दी गई है, तो टेलीग्राम से जाकर आप इस PDF फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ना है अपने अगले लघु उत्तरी प्रश्नों की ओर। जितने भी नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार मॉडल पेपर दिए जाएंगे और परीक्षा तक आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत कर लेंगे और 25 में से 25 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 6 आपका, मधुमेह जिसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं, ठीक है, ये किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। जब हमारी बॉडी में किसी एक हार्मोन की कमी हो जाती है तब डायबिटीज़ हमें घेर लेता है। तो वो यहाँ पर बताया गया कि जो मधुमेह होता है यानी कि जो डायबिटीज़ होता है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। यदि इंसुलिन हार्मोन का स्तर हमारे शरीर में कम हो जाए तब हमें डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पूछा जा रहा है कि अनियमित जीवन शैली से कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो अनियमित जीवन शैली से क्या हो सकता है, मधुमेह हो सकता है आपको। ठीक है, इसके अलावा उच्च रक्तचाप होता है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, दिल जैसी बीमारी हो सकती है, दिल की बीमारी भी आपको हो सकती है। इसलिए अपनी जीवन शैली को नियमित रखें। ठीक है, दिनचर्या को सही रखें। प्रश्न संख्या 8 है आपका, दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु कौन सा होता है। आपने देखा ही होगा दूध को यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक रखा जाता है ठंडा करके।
ठीक है, तो क्या होता है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो दही में जब दूध कन्वर्ट होता है तो उसमें एक बैक्टीरिया जो है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है और ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दूध से दही बनाने में। ठीक है, इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9 है, जीवों के विलुप्तीकरण का कारण बताइए। जो कुछ जीव हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे डोडो नामक जो पक्षी है, ठीक है, डोडो नामक पक्षी जो है वो मॉरिशस नामक देश से विलुप्त हो चुका है। ठीक है, तो इसी क्रम में बताया गया कि जीवों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण भी जीव विलुप्त हो रहे हैं। वहीं जीव पृथ्वी पर जीवित रहते हैं जो अपने आपको जलवायु के अनुरूप संतुलित रख पाते हैं। वही जीव, ठीक है, कौन से जीव? वही जीव पृथ्वी पर जीवित रहते हैं जो अपने आप को जलवायु के अनुरूप संतुलित रख पाते हैं। विलुप्त जीवों में गिद्ध हो गया, सर्पगा हो गया, ये आदि जीव हैं। इसके अलावा डायनासोर का नाम भी आपने बहुत बड़ी संख्या में सुना होगा, जो काफ़ी विशालकाय जीव था, वो भी जलवायु परिवर्तन के कारण ही जीवित नहीं रह पाया। ठीक है, अपने आप को अनुकूल नहीं कर पाया जलवायु के अनुरूप, जिस कारण उसका भी खात्मा हो गया इस दुनिया से। ठीक है, तो अगले प्रश्न को और हम यहाँ पर बढ़ाना है। प्रश्न संख्या 10 है, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? तो जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती हैं तो इस परावर्तित ध्वनि को ही हम प्रतिध्वनि कहते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बड़ा अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 11 है, वर्ण विक्षेपण क्या है? यहाँ पर बताना है आपको संक्षेप में। तो सूर्य का जो प्रकाश है अथवा अन्य किसी स्रोत का जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश की श्वेत किरण को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण तथा विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं। इसमें रंगों का जो क्रम है वो निश्चित रहता है, यानी कि पहले कौन सा रंग आएगा, दूसरे कौन सा रंग आएगा, तीसरा कौन सा रंग आएगा। इस तरह से ये जो रंगों का क्रम होता है वो हमेशा एक निश्चित रहता है। ठीक है, तो बढ़ रहे हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर, और यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन किसे कहते हैं? जलीय एवं मरुस्थलीय अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण देकर बता दीजिए। तो अपने आसपास के वातावरण से किसी जीव के द्वारा स्वयं को ढाल लेना। ठीक है, अपने आसपास के वातावरण से किसी जीव द्वारा स्वयं को ढाल लेना अथवा सामंजस्य स्थापित कर लेना अनुकूलन कहलाता है। यानी कि जो जीव होते हैं अपने वातावरण के, अपने आसपास का जो वातावरण है उसके अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं। ठीक है, तो उसी को अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, और इस अनुकूलन के कारण ही वायुमंडल पर या जो पृथ्वी पर जीव हैं वो जीवित रह पाते हैं। ठीक, तमाम जीवधारियों में इसके लिए प्राकृतिक रूप से स्थायी शारीरिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे जलीय जीव मछलियों में सांस लेने के लिए गिल्स, इसी तरह से मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊंट में लंबे समय तक बिना पानी के रहने के लिए अनुकूलित होते हैं ये लोग। इसी तरह से अनुकूलन किसी विशेष वातावरण में जीवधारी को सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वृद्धि हेतु रचनात्मक और क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 है आपका, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल एवं अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश समस्त दिशाओं में प्रसारित होता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। तो बताएंगे कि जो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन वो अधिक होता है और रेड यानी कि लाल कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसी के साथ बताया गया कि उदाहरण बताया गया यहाँ पर, उदाहरण आकाश का जो नीला रंग है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। आकाश जो नीला दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। रखना आपको याद। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 है, वायु प्रदूषण से क्या आशय है? ठीक है, इसके कारण और दुष्प्रभाव को वर्णन कर दीजिए। तो जिसे हम एयर पॉल्यूशन बोलते हैं, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। वायु क्या होती है, जो हवा क्या होती है, उसमें अलग अलग तरह की गैसेस होती हैं जिसमें नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसमें सभी गैसों का निश्चित अनुपात होता है। इन गैसों में विभिन्न कारणों से ये असंतुलन होता है, उससे वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ बताया गया दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि वायु का प्रदूषित होना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। कई बार वायु जब प्रदूषित हो जाती है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगी हुई हैं कई जगहों पर ईंट भट्टों की। ठीक है, आप वहाँ से गैस जो हानिकारक धुआं निकलता है तो वो जब वायु में जाकर मिलता है तो उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन बढ़ता है। इसी तरह से वायु के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है वही वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। वायु प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं, जीवाश्म ईंधनों यानी कि खरपतवार आदि को जलाने से उत्पन्न धुआं वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है, जिसकी खेतों में कई बार यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो जला दी जाती हैं
उनसे जो धुआं उत्पन्न होता है वो भी वायु प्रदूषण करता है। इसके अलावा स्वचालित वाहनों हो गया, जैसे कि मोटर हो गया, ठीक है, स्कूटर आ गया, ठीक है, मोटरसाइकिल आपका स्कूटर आदि हो गया, इनके प्रयोग से निकलने वाले धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेड, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन आदि तत्व पाए जाते हैं जो वायु में मिलकर वायु को प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट क्या कहती है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको बढ़ावा देती है, ठीक। इसमें क्या होता है, तीसरा पॉइंट बताया गया है, चिमनियों, शुगर मिलों आदि से निकलने वाले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड होता है जो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण बनता है। अगला पॉइंट है, घरेलू कूड़ा करकट आदि को सड़कों पर फेंकने से भी वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं गैसेस निकलती हैं जब वो सड़ता है तब। इसके अलावा बताया गया पॉइंट नंबर 5, एसी हो गया आपका, घरों में जो एसी चलती है, ठीक है, ये वाली जो एसी चलती है, एयर कंडीशनर। इसके अलावा जो फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर जिसे बोलते हैं, इनको चलाने से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैसें उत्सर्जित होती हैं जो वायु को प्रदूषित करती हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 हो गया आपका, कल कारखानों, घरों, खेतों से कार्बन आदि अन्य पदार्थों के ठोस कण वायु में मिल जाते हैं तो धूल बनती है, ये धूल कण वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा बताया गया कि वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव क्या हो रहा है, ठीक है, हमारे समाज में किस तरह से जो वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो इसके दुष्प्रभाव नीचे दिए गए, जो जीवाश्मी ईंधनों को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निरंतर बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस से इफेक्ट आदि की जो समस्याएं वो उत्पन्न होती रहती हैं। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घुटने वाली गैस भी कहते हैं, इसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, ये भी प्रदूषित वायु के वातावरण में फैलती है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया गया कि ग्रीन हाउस प्रभाव तथा ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसें हैं और ये ग्रीन हाउस गैसें निम्नलिखित हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी हैं, तो यहाँ पर 3 गैसेज अलग अलग दी जाती हैं, जिनमें से एक गैस ये वाली लिख दी जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है या फिर मीथेन हो सकती है, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सारी गैसें आपकी यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती हैं। क्या कहेंगे, ये हरित गृह गैसेज, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं ये। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने, सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर उदाहरण देकर बताना। तो सुचालक पदार्थ वे कहलाते हैं जिनमें विद्युत धारा बिना किसी विशेष प्रतिरोध के आसानी से प्रभावित हो सकती है, उन्हें हम सुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका चांदी हो गया, चांदी में जो विद्युत धारा है वो आसानी से प्रभावित हो सकती है, यानी कि उसमें करंट दौड़ सकता है, जो करंट होता है ना, करंट वो दौड़ सकता है उसमें। कॉपर हो गया, जैसे तांबा बोलते हैं, एल्यूमिनियम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, ग्रेफाइट जो कि आपने पेंसिल में देखा होगा, जो ब्लैक कलर का आपको सुरमई कलर का देखने के लिए मिलता है, दैट्स नोन एज ग्रेफाइट, ठीक है, उसी ग्रेफाइट बोलते हैं। इसके अलावा हो गया आपका कुचालक पदार्थ, वे पदार्थ होते हैं जिसमें से विद्युत धारा प्रभावित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसे सूखी हुई लकड़ी हो गई, इसमें आप विद्युत धारा प्रभावित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसे सूखी लकड़ी हो गई। प्लास्टिक हो गई, प्लास्टिक में भी आपकी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस तरह से आपका कांच हो गया, ठीक है, जो शीशा होता है। इसके अलावा कागज हो गया, इनमें करंट नहीं दौड़ सकता है। तो ये ऐसी चीज़ जिनमें करंट नहीं दौड़ सकता है, करंट से जो करंट वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं चल सकती हैं, तो उन्हीं हम क्या बोलते हैं, उन्हें कुचालक कह देते हैं। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 16, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है। तो कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में क्रांतिकारी परिवर्तन करने के उद्देश्य से अपनाए गए कार्यक्रम हरित क्रांति के अंतर्गत आते हैं। अतः हरित क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि, तकनीकी सुधार से है। इसमें कृषि उत्पादकता वृद्धि को लक्ष्य बनाया गया, वहीं उत्पादन की परंपरागत तकनीक में भी परिवर्तन के प्रयास किए गए। इसके साथ ही बताया गया कि नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का पितामह कहा जाता है। नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन में ये लिखा आ जाए कि भारत में बताइए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, आप बताएंगे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे केवल ये पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है या हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, तो आप नॉर्मन ई बोरलॉग बताएंगे। लेकिन अगर भारत में पूछा जाए, भारत के संदर्भ में, तो आप बताएंगे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 17 है, पत्तियों के कार्य क्या है, लिख दीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जो लीव्स होती हैं, पेड़ पौधों की पत्तियाँ, उनके कार्य यहाँ पर पूछे गए। तो ये प्रकाश संश्लेषण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि पत्तियों से ही यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। क्योंकि हरे पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की सहायता से ही फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस अब होती है, जिसमें भोजन अपना जो पेड़ पौधे है वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसके अलावा पॉइंट 2 बताया गया शोषण, इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके अलावा पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायक होती हैं। इस प्रक्रिया में पौधे क्या आवश्यकता से अधिक पानी पत्तियों की सतह से वाष्प के रूप में
वाष्पित होता रहता है। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 बताया गया भोज्य पदार्थों का संचय, पत्तियों का जो कार्य है भोजन निर्माण करना तथा उनका संचय करना है। ठीक है, इसके अलावा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी सहायक होती हैं कुछ पत्तियां, जिससे अजूबे की पत्ती के द्वारा कायिक जनन भी होता है। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर, और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न साबित होने जा रहा है, क्योंकि 25 नंबर वाले पेपर में 18 प्रश्न ही होते हैं। ये प्रश्न 18 है, मीथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। मीथेन का जो अणुसूत्र होता है वो CH4 होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है CH4 होता है। ठीक है, CH4 हो गया। ठीक है, CH4। ठीक है, कार्बन के चारों तरफ ये हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ठीक है, तो CH4 ये यहाँ पर केमिकल फार्मूला होता है इसका। तो आगे बताया गया कि प्राकृतिक गैस और तेल कुओं से निकलने वाली गैसों में पाई जाती है। ठीक है, प्राकृतिक गैस तथा तेल कुओं से निकलने वाली गैसों में ये मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन प्रकृति में दलदली स्थानों में भी पाई जाती है, जो दलदली स्थान होते हैं उसमें भी मीथेन पाई जाती है। ठीक है, जिससे कारण इससे मार्स गैस भी कहते हैं। कोयले की खानों से निकलने वाली गैसों में इसकी जो मात्रा वो 40% तक हो सकती है, जिसके कारण उनमें प्रायः आग लग भी सकती है। ठीक है, कोयले की खानें जो होती हैं उसमें 40% तक इसकी मात्रा हो सकती है, जिस कारण उसमें आग भी लग सकती है, ये भी ध्यान रखना है। अतः इसे नम अग्नि, फायर डंप भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपकी आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसलिए लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एक बार फिर आपको बताएंगे ये मॉडल पेपर जो है इसकी PDF फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं निःशुल्क, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर की भी दे दी गई। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।